हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग इस समय भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 12 और पिछली कक्षा में ये चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत। ये आपका बच्चों लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में आपने ये देखा कि किस तरीके से न्यूटन और जो हाइगेंस इनके सिद्धांत के बारे में हमने जाना कि न्यूटन का कण का सिद्धांत क्या था और हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है प्रकाश के लिए उसको किस तरीके से बाद में स्वीकार किया गया और उसके आधार पर विभिन्न चीज़ों का व्याख्या किया गया। तो हमने उसको परिचय में आपको समझाया था और आज इस कड़ी में बच्चों हम लोग उसके आगे चलेंगे और हाइगेंस के तरंगाग्र और उसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, तरंगाग्र सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। तरंगाग्र, तो बच्चों इसकी परिभाषा होगी किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो। बहुत आराम से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, यानी जो कंपन कर रहे हैं उस माध्यम में वो समान कला में हो, एक ही तरीके से कंपन कर रहे हो, तो कला में हो, तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। तो बच्चों, तरंगाग्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तरंगाग्र मुख्य रूप से 3 प्रकार का हम लोग देखते हैं। तरंगाग्र के प्रकार। तो तरंगाग्र के प्रकार बच्चों, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। पहला गोलीय तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र, तीसरा समतल तरंगाग्र। तो बच्चों एक एक को समझ लेते हैं और इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो गोलीय तरंगाग्र क्या होता है बच्चों? अगर कोई बिंदुवत स्रोत है, छोटा स्रोत है और इससे प्रकाश निकल रहा है, तो इससे कुछ दूरी पर इसको केंद्र मान के अगर मैं एक पृष्ठ का निर्माण करूं, इस तरीके से हमने पृष्ठ का निर्माण किया बच्चों, तो इस पृष्ठ से ये सभी दूरियां बराबर होंगी, क्योंकि केंद्र मानकर ये एक वृत्त है, पृष्ठ है। तो ये दूरी r1 और ये दूरी r2 और ये दूरी r3। तो इस पृष्ठ पर बच्चों माध्यम के जितने भी सभी कण हैं वो कंपन की समान कला में होंगे, ये समान कला में कंपन कर रहे होंगे। तो ये जो पृष्ठ खींचा गया इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय तरंगाग्र, यानी इसको हम लोग नाम देंगे गोलीय तरंगाग्र ये। तो बच्चों इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं गोलीय तरंगाग्र। तो इसका क्या हो जाएगा गोलीय तरंगाग्र का कि किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से
से एक निश्चित दूरी पर एक पृष्ठ खींचा जाए तो वह पृष्ठ गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से एक निश्चित दूरी पर एक पृष्ठ खींचा जाए। ये पृष्ठ बच्चों ये खींचा जा रहा है और इसको ये जो है तो ये पृष्ठ पर जो ये माध्यम के कण होंगे वो समान कला में होंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे गोलीय तरंगाग्र। हमारा जो प्रकाश स्रोत है बच्चों वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। अगर हम लोग जो प्रकाश स्रोत है अगर उसको एक स्टिक के रूप में अगर ले लें, अगर स्टिक के रूप में इसको ले लेते हैं हम लोग, एक छड़ के रूप में ले लेते हैं बच्चों, तो इस छड़ के रूप में अगर प्रकाश निकल रहा है सभी दिशाओं से बराबर निकल रहा है, चारों ओर निकल रहा है, तो इस पर हम एक इस दूरी पर इसको केंद्र मान के या इसके किसी भी को केंद्र मानकर अगर हम लोग एक पृष्ठ का निर्माण इस तरीके से करें और इसी प्रकार यहाँ से अगर एक पृष्ठ का निर्माण करें तो हम ये देखते हैं कि इस तरीके से जो हमको तरंगाग्र मिलता है ये बेलनाकार मिलता है। ये मिलता है बच्चों बेलनाकार। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं बात को। तो देखिए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, देखिए बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। तो बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत एक छड़ या बच्चों मैं इसको मिटा दे रहा हूं, छड़ या एक रेखा के रूप में हो तो उससे निश्चित दूरी पर केंद्र मानकर पृष्ठ खींचा गया पृष्ठ बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। तो इसमें बच्चों प्रकाश स्रोत एक छड़ के रूप में हमने लिया है और या एक रेखा के रूप में लिया है जिससे एक निश्चित दूरी पर हम लोग कोई पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं तो वो बेलनाकार के रूप में हमको प्राप्त होता है। जैसे कि आपने ये देखा कि हमारी ये स्टिक है और यहाँ पर हम कहीं पर भी अगर हम इस तरीके से ये प्राप्त करें तो ये जो है हमें बेलनाकार प्राप्त होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से ये छड़ हमारा एक स्टिक के रूप में होना चाहिए। यही फर्क है इन दोनों में। अब बच्चों यहाँ पर जो समतल तरंगाग्र आता है तो समतल में चाहे बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो और चाहे वो एक छड़ के रूप में हो, किसी भी तरीके से प्रकाश स्रोत में हो, परंतु यहाँ पर जो निश्चित दूरी बताई जा रही है यानी एक कम दूरी बताई जा रही है, एक थोड़ी दूरी पर बताई जा रही है, कम दूरी पर। मगर अगर दूरी को बहुत अधिक कर लिया जाए तो जो हमें तरंगाग्र प्राप्त होगा वो बेलनाकार प्राप्त होगा। यानी इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखें तो समतल तरंगाग्र तो हम लिख सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर खींचे
खींचे गए पृष्ठ समतल तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बच्चों इसमें ये बात कही जा रही है कि किसी प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर, अगर दूरी को बहुत ज़्यादा ले लिया जाए, काफ़ी दूरी को ले लिया जाए, जैसे इस तरीके से अगर हमारा कोई प्रकाश स्रोत है, चाहे ये बिंदुवत हो चाहे स्टिक हो, अगर इसे बहुत अधिक दूरी पर इस तरीके से ये ले लिया जाए प्रकाश स्रोत, तो यहाँ जो हमें बच्चों ये एक पृष्ठ बनेगा, ये पृष्ठ जो हमारा होगा, इसमें जो माध्यम के कण होंगे इस पृष्ठ पर, ये समतल तरंगाग्र के रूप में होंगे, एक प्लेन के रूप में होंगे, समतल होंगे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपका समतल तरंगाग्र हो जाएगा, समतल तरंगाग्र। और ये वाला आपका बेलनाकार हो जाएगा, बेलनाकार। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग इस पर आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग आगे अगले, ये तरंगाग्र क्या है और तरंगाग्र कितने प्रकार से होता है, और हमने इसको परिभाषा सहित लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो बच्चों इसमें अगला जो टॉपिक होगा, ये जो आपने चैप्टर लिखा है इसमें हाइगेंस का सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है और इनके पॉइंट्स क्या है, तो उनके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, इनके सिद्धांत को हम लोग समझते हैं क्या है। तो हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत, तो बच्चों इन्होंने पहला जो सिद्धांत दिया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। किसी माध्यम स्रोत, किसी माध्यम स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कलाओं में हो तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बच्चों इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए
इन्होंने पहला पॉइंट दिया कि किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत से, किसी माध्यम में ऐसे लिखिए, किसी माध्यम में स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कलाओं में हो, तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बच्चों इन्होंने इस पहले पॉइंट को दिया कि अगर यहाँ पर कोई बिंदु स्रोत है, इस बिंदु स्रोत है, मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ यहाँ पर, तो ये बिंदु स्रोत है और इससे कुछ दूरी पर अगर एक पृष्ठ का निर्माण करें इस तरीके से, बच्चों इस पृष्ठ का निर्माण करें, एक यहाँ से देख लेते हैं, इस पृष्ठ का निर्माण करें इस तरीके से, तो इस पृष्ठ पर जितने भी कण होंगे वो समान कला में होंगे, वो सभी समान कला में होंगे। इस पे मैं कोई भी कण ले लूँ, चाहे ये ले लूँ, चाहे मैं ये ले लूँ, चाहे मैं ये ले लूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर ये मैंने लिए, तो ये कण जो मैंने लिए बच्चों, ये सभी कण समान कला में होंगे। तो इस पृष्ठ को हम लोग तरंगाग्र कह रहे हैं। और इस पृष्ठ के लंबवत इस तरीके से जो खींची जाई रेखा होगी, इसको हम लोग बोलेंगे तरंग के संचरण की दिशा, यानी ये हो जाएगी तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा। तो इनका पहला पॉइंट ये रहा। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, दूसरे पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, किसी तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न बिंदु स्वयं में तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। किसी तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न बिंदु स्वयं में तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। अतः यह नई तरंगिकाओं को उत्पन्न करते हैं। इन नई तरंगिकाओं को द्वितीयक यहाँ मैं लिखूंगा द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यह द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से ही आगे बढ़ती हैं। तो बच्चे इनके इस पॉइंट को हम लोग समझ लें। इनका पॉइंट यह है कि किसी तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न बिंदु स्वयं में तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। अतः यह नई तरंगिकाओं को उत्पन्न करते हैं। इन नई तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं।
यह द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से ही आगे बढ़ती हैं। इसका मतलब बच्चों ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो ये पृष्ठ हमने खींचा है, इस पृष्ठ पर विभिन्न बिंदु जो कण हमने लिए हैं वो माध्यम में यानी इस पृष्ठ पर समान कला में है, तो यह पृष्ठ जो है तरंगाग्र कहला रहा है। और इस पृष्ठ पर जो ये बिंदु है ये एक स्वयं प्रकाश की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यानी एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे हैं, ये प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं अपने चारों ओर, ये चारों दिशाओं में उत्पन्न कर रहे हैं। तो इनसे भी जो है कि किरणें निकल, अगर इनको केंद्र मानकर, अगर मैं सभी को केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक पृष्ठ का निर्माण करूं इस तरीके से बच्चों ये मैं निर्माण करूं इस तरीके से, ऐसे इसको केंद्र मानकर मैं इस तरीके से अगर निर्माण करूं तो बच्चों ये जो आपका होगा, ये पृष्ठ होगा, ये द्वितीयक तरंगिका कहलाएगा। अब बच्चों ये पहला वाला जो पृष्ठ था, अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं, इस तरीके से मैं इसको मिला रहा हूं, ये बड़ा वाला, तो ये जो है ये प्राथमिक द्वितीयक तरंगिका, प्राथमिक जो है तरंग हो गया, यानी ये प्राथमिक तरंगाग्र है। हम इसको कह सकते हैं प्राथमिक तरंगाग्र। तो ये इससे जो तरंगे निकल रही हैं बच्चों, तो ये जो तरंगे होगी इसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। और बच्चों यानी ये आपका हो जाएगा द्वितीयक तरंगिकाएं, यानी इस तरीके से एक मैंने इसका निर्माण किया तो बिंदु स्वयं तरंग की स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, अतः ये नई तरंगिकाएं से उत्पन्न करते हैं। और इससे जो तरंगिकाएं निकल रही हैं, इस कणों से जो तरंगिकाएं निकल रही हैं, तो इनकी जो चाल होगी वह इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो इससे होगी चाल उतनी ही होगी, यानी उसी चाल से ये आगे बढ़ते हैं। इन नई तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से ही आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से ये एक दूसरा पृष्ठ हो गया बच्चों, ये एक तरीके से दूसरा पृष्ठ हो गया। अब बच्चों देखिए इनके तीसरे पॉइंट में क्या किया जा रहा है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, तीसरा पॉइंट है, तीसरे को भी हम लोग लिखते हैं नई तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है कि इससे स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचें, यानी अगर हम इसको इस तरीके से मिलाते हुए इस तरीके से एक पृष्ठ खींच लें, एक मैंने पृष्ठ का निर्माण कर लिया। ये बच्चों जो पृष्ठ है इसको हम लोग A और इसको A डैश कह सकते हैं, और बच्चों इसको जो है हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं B डैश। तो ये बच्चों ये वाला जो पृष्ठ है B डैश, ये द्वितीयक तरंगिकाओं को बता रहा है। द्वितीयक तरंगिकाओं को बता रहा है ये। तो ये पृष्ठ आपका द्वितीयक तरंगिका है। तो बच्चों इस तरीके से उन्होंने अपने इसको बात को स्पष्ट कहा कि नई तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ, यानी जो नई तरंगिकाएं बन रही थी, ये जो गोलाकार बन रही थी, इनको स्पर्श करता हुआ हमने एक पृष्ठ खींचा, तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं को प्रकट करता है। ये द्वितीय तरंगिकाओं यानी इसकी स्थिति, यानी जो तरंगाग्र थी उसकी स्थिति को बता रहा है कि स्थिति ये आगे बढ़ रही इस तरीके से। तो बच्चों वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ये इसको अन्वालोप भी बोलते हैं बच्चों, अन्वालोप। तो जिस तरीके से बच्चों ये अन्वालोप B डैश प्राप्त होता है, एक अन्वालोप इसके पीछे भी हमें प्राप्त होता है। अगर हम पीछे भी इसी तरीके से स्पष्ट करते हुए एक और पृष्ठ का निर्माण कर लें तो ये C और ये आपका C डैश होगा। तो बच्चों ये वाला जो पृष्ठ है C डैश, तो
जो है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि यह पीछे वाला पृष्ठ हमको नहीं दिखाई देता, यह प्राप्त नहीं होता, ये हमको प्राप्त नहीं होता, परंतु आगे वाला जो तरंगाग्र बी डैश है ये प्राप्त होता है। तो पीछे वाला क्यों नहीं होता? इसके लिए हाइगेंस ने अपना एक इसमें अपना सुझाव दिया। उन्होंने ये कहा कि इस जो ये तरंगाग्र की जो नई स्थिति है, तो जो इसका आयाम है बच्चों, इसको कहेंगे आयाम, या हम लोग यूं कहें कि ये जो पृष्ठ है ये आयाम, तो ये जो आयाम है ये आपका अधिकतम प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है, जबकि ये पीछे वाला जो आयाम है, ये आयाम है, ये पीछे वाला आयाम ये शून्य प्राप्त होता है, यानी न्यूनतम शून्य, यानी ये आयाम बहुत कम प्राप्त होता है, ये आयाम बहुत कम प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। ये बात हाइगेंस ने कहा, अपना एक सुझाव प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया कि पीछे वाला तरंग का जो आयाम होता है, ये जो पृष्ठ है इसका जो आयाम है ये बहुत ही कम है, लगभग शून्य के बराबर है, जिसके कारण ये तरंगाग्र हमको आगे पीछे प्राप्त नहीं होता, ये अनवालोप हमको पीछे नहीं मिल पाता है। जबकि ये तरंगाग्र ये जो आपका आयाम है इस पृष्ठ का आयाम जो है कि बहुत अधिक है, इसीलिए आगे वाला तरंगाग्र या अनवालोप हमें प्राप्त होता है। तो पीछे वाले अनवालोप को हाइगेंस के नियम के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि इस बात से वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए, परंतु इन्होंने इस तरीके से अपना इसका मत प्रस्तुत रखा कि पीछे वाला अनवालोप जो है वो हमें प्राप्त नहीं होता। तो बच्चों इस तरीके से इन्होंने अपने इन तीनों जो है कि पॉइंट्स के आधार पर अपना हाइगेंस का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसको बताया। तो आपने यहाँ तक सीखा। इसकी अगली कड़ी में बच्चों हम लोग इसके परावर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे किस तरीके से ये तरंगाग्र यानी तरंग के आधार पर दोनों बराबर कैसे होते हैं। तो अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों के नियम को हम लोग समझेंगे और उसके निगमन को करेंगे। तो बच्चों ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और इसी तरीके से आपको मिलती जाएगी, हर चीज़ की प्लेलिस्ट है, काफ़ी वीडियो हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो फिजिक्स जब आप खोलें कक्षा 12 का तो उसमें ये दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा और अगली कड़ी में हम लोग इस पर तीसरे पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।